हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अरविंद घोष के द्वारा जो एजुकेशनल थॉट विचारधारा दिया गया है वो कौन क्या है विचारधारा है। उनके अनुसार भारत की शैक्षिक का रूप किस तरीके से होना चाहिए, उसके भविष्य के शैक्षणिक का उद्देश्य, शैक्षणिक का आधारशिला किस तरीके से के उसका ढांचा, शिक्षा की ढांचा कैसी होनी चाहिए, यानी कि कह सकते हैं कुछ का सिलेबस इसके अनुसार। तो शिक्षा पर श्री अरविंद के विचार सिद्ध करते हैं कि वे हमारे देश के सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों में से है। जो अरविंद घोष थे वो प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों में से उनका कथन है कि जिस प्रकार की शिक्षा की हमें अपने देश के लिए आवश्यक है वो भारतीय आत्मा, आवश्यकता, स्वभाव और संस्कृति के अनुकूल होनी चाहिए। यानी कि यहाँ भारतीय में भारतीय लोगों की आत्मा, आवश्यकता और स्वभाव और संस्कृति के अनुरूप शिक्षा की स्वरूप होना चाहिए। यानी कि जो एजुकेशनल का सिलेबस है वो इस आधार पे होना चाहिए। आगे देखते हैं कि जीवन परिचय, ये जो अरविंद के थे तो उनके जीवन परिचय, उनके जन्म कब हुआ, उनका पाठ्यचर्या क्या था, किस आधार पे वो शिक्षा ग्रहण किए, इसको अब देखते हैं। चलिए, अरबिंदो लाइफ, इनका लाइफ कितना तक था, 1872 से 1950 तक। श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त सन 1857 ईस्वी में कलकत्ता के घोष परिवार में हुआ। उसके पिता का नाम डॉक्टर कृष्णधन घोष और माता का नाम स्वर्णलता देवी था। श्री अरविंद के प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग के लरेटो कॉन्वेंट में हुई। उन्होंने यहाँ 2 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की, यानी कि अपने पैतृक गांव में, यानी कि दार्जिलिंग में 2 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। 1879 ईस्वी में उसके शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। उसके बाद वे इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने ड्रीवेट दंपति के देखरेख में लैटिन के अध्ययन किया। 1885 ईस्वी में इन्होंने लंदन के सेंट पॉल स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। श्री अरविंद के उच्च शिक्षा प्राप्त करके 1893 ईस्वी में स्वदेश आए, यानी कि वहाँ से जो लंदन इंग्लैंड में अपना शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे लौटे 1893 में। भारत आकर उन्होंने बड़ौदा राज्य का सेवा करना स्वीकार किया। यहाँ कुछ समय तक उन्होंने लगान, बंदोबस्त, स्टाम्प और रेवेन्यू विभाग आदि में कार्य किया। इसके बाद उन्होंने बड़ौदा स्टेट कॉलेज में लेक्चर के पद में कार्य किया। बड़ौदा में रहते हुए ही अरविंद का विवाह 1901 ईस्वी में मृणालिनी नामक कन्या से हुआ। इनका विवाह मृणालिनी, यानी कि इनके पत्नी का नाम क्या था, मृणालिनी। दुर्भाग्यवश मृणालिनी देवी का देहांत 1918 ईस्वी में इन्फ्लुएंजा से हो गया, यानी कि 17 साल की उम्र में, शादी के 17 साल बाद ही उनकी देहांत हो गई। उन्होंने 1905 से 1910 तक सक्रिय राजनीति में भाग लिया। उन्होंने 1 वर्ष की कारावास भी झेला। श्री अरविंद 1910 ईस्वी में पांडिचेरी गए। पांडिचेरी पहुंचकर अरविंद योग साधना की तल्लीन हो गए, यानी कि वहां जाके योग साधना में तल्लीन हो गए। फिर उनकी दीर्घ साधना का फल 14 नवंबर 1936 ईस्वी को प्राप्त हुआ। इस साधना से उनको परम शक्ति का दर्शन हुआ। उन्होंने अपने अंतिम दिन पांडिचेरी के आश्रम में व्यतीत किए। इस महान ऋषि, साधना और शिक्षा शास्त्री ने 2 दिसंबर 1950 को इस संसार का त्याग करके दिव्य लोक को प्रस्थान किया, यानी कि 1950 को उनकी देहांत हो गई। जीवन दर्शन, साइकोलॉजी ऑफ लाइफ के उनका साइकोलॉजी क्या था। जीवन दर्शन, श्री अरविंद का दर्शन ज्ञेयवादी है। वे विकास में विश्वास करते थे। उसके अनुसार इस विकास का लक्ष्य है जगत में प्राप्त दिव्य शक्ति का प्रगतिशील बोध। उनके विचार से इस विश्व के सब विकासशील प्राणियों का एक ही प्रयोजन और लक्ष्य है, पूर्ण और अखंड चेतना की प्राप्ति। चेतना की विकास कर्म के 2 विशेषताएं हैं। पहली, पदार्थ, प्राण, मन और बुद्धि। इसका अस्तित्व अलग अलग नहीं है, बल्कि हर एक अणु
वर्ती स्तर अपने पूर्ववर्ती स्तर से जुड़ा हुआ है। दूसरी, हर एक उच्च स्तर पर पहुंचकर विकसित चेतना अपने पूर्ववर्ती और अनुवर्ती स्तरों को अपने ढंग से अपने और अपने नियमों के अनुसार प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए प्राण और पदार्थ का समन्वय रूप प्राणी है। प्राणी पदार्थ से ही कार्य करता है क्योंकि जड़ पदार्थ के समान व कठोर यांत्रिक नियमों में शामिल नहीं होता है। श्री अरविंद का कथन है कि विकास की यह प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ती जा रही है और विकास क्रम में चेतना की एक ऐसी स्थिति अवश्य आएगी जिसे वे अति मानसिक स्तर कहते हैं। इस स्तर तक पहुंच जाने पर भूमि पर एक नवीन चेतना एक नवीन जाति का उदय होगा। उनका कहना है कि चट्टानों और खनिजों से वनस्पति उत्पन्न हुई, वनस्पति से पशु की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मनुष्य में मानव के विकास हुआ और मानव में अति मानव का विकास होना अवश्यभावी है। चेतना के इस अति सामान्य स्थिति को प्राप्त करना मानव चेतना के लिए असभ्य है। अति मानसिक चेतना केवल अति मानव के ही आधार की वस्तु है। यदि मनुष्य किसी प्रकार इस अति मानसिक स्तर को प्राप्त कर लेता है तो अज्ञान का नाश हो जाता है और फिर केवल ज्ञान या प्रकाश ही रह जाता है। फिर उनके अनुसार शिक्षा दर्शन, एजुकेशनल साइकोलॉजी। श्री अरविंद का शिक्षा दर्शन आध्यात्मिक साधना, ब्रह्मचार्य और योग पर आधारित है। उसका विश्वास है कि इस प्रकार की शिक्षा से मानव के पूर्ण विकास किया जा सकता है। श्री अरविंद का कथन है कि सच्ची और वास्तविक शिक्षा केवल वही है जो मानव का अंतर्निहित समस्त शक्तियों को इस प्रकार विकसित करती है कि वह उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित होता है। श्री अरविंद के अनुसार अंतःकरण या मानस शिक्षा का मुख्य अंग है। उन्होंने अंतःकरण के 4 स्तर बताए हैं: चित्त, मनस, बुद्धि और ज्ञान। उसके मतानुसार मानव की इन शक्तियों में क्रमिक विकास होना, अतः शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि इन शक्तियों को विकास कर सके। केवल ज्ञान की प्राप्ति की शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा वही है इसमें मानव का पूर्ण विकास करने की क्षमता हो। यानी कि इनके अनुसार शिक्षा प्राप्त करना यही है कि जिससे मानव का पूर्ण विकास करने का उसमें सक्षम हो। श्री अरविंद ने अपने शिक्षा में केवल किसी ऐसी विषय की अपेक्षा नहीं की जिसमें शैक्षणिक अभिव्यक्ति और जीवन की क्रियाशीलता को गुणों मौजूद थे। यही कारण है कि उसकी शिक्षा में राजनीति, समाज, व्यापार, साहित्य, कविता, वास्तुकला और मूर्तिकार को उचित स्थान दिया गया। उसके एकमात्र उद्देश्य था इसी सभी विषयों में जीवन का नया संचार करके उनको एक नया रूप देना। वे इनको इतना अधिक विकसित कर देना चाहते थे कि इसके माध्यम से श्रेष्ठ मानवता और आत्मा की पूर्णता का प्रकाश बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जा सके। इस प्रकार उसकी शिक्षा का चरम लक्ष्य संपूर्ण मानव जाति का स्वर्गीय विकास करके आध्यात्मिक आधार पर विश्व के समस्त राष्ट्रों की स्थापना करना था। शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत या आवश्यक तत्व। शिक्षा का माध्यम मातृभूमि और शिक्षा के केवल बालक होना चाहिए। शिक्षा का मुख्य आधार ब्रह्मचारी और शिक्षा के लिए विषय रोचक होनी चाहिए। शिक्षा बालक के मनोवृत्ति और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। ये पॉइंट जो है इनको आपको एग्ज़ाम में लिखने की बहुत ही आवश्यकता है। इसी को आप पॉइंट वाइज नोट डाउन कीजिएगा कि शिक्षा में धर्म को स्थान देना चाहिए क्योंकि ऐसा न करने से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। शिक्षा को यही इनका मेन विचारधारा है। शिक्षा को व्यक्ति में निहित समस्त ज्ञान का उद्घाटन करना चाहिए। शिक्षा को बालक का शारीरिक, मानसिक और चित्रिक, आध्यात्मिक और सार्वगात्मिक विकास करके उसे पूर्ण मानव बनाना चाहिए। शिक्षा को बालक की नैतिकता का विकास करना चाहिए और उसके व्यवहारिक जीवन को सफल बनाना चाहिए। शिक्षा को व्यक्ति में निहित समस्त शक्तियों का इस प्रकार विकास करना चाहिए कि वो उससे पूर्ण रूप से लाभान्वित हो। शिक्षा को चेतना का विकास, संस्कार और रूपांतरण करना चाहिए क्योंकि चेतना ही परम सत्य और सृष्टि का आधारभूत सत्य है। शिक्षा को बालक का मित्र और पथ दर्शक होना चाहिए और उसे बालक की शारीरिक शुद्धि की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षा का अर्थ। अरविंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ यह था कि श्री अरविंद का शिक्षा के प्रति नया दृष्टिकोण है। उन्होंने घोषित किया कि सूचनाओं का संग्रह मात्र शिक्षा नहीं है। सूचनाएं ज्ञान की नींव नहीं हो सकती है। ये अधिक से अधिक
वह सामग्री हो सकती है जिसके द्वारा जानने वाले अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता है। ये वह बिंदु है जहाँ से ज्ञान से को प्राप्त किया जा या नई खोजों को निकालना शुरू किया जा सकता है। वह शिक्षा जो अपने आप को ज्ञान देने तक सीमित रखती है, शिक्षा नहीं है। श्री अरविंद के शिक्षा को अति व्यापक या और गतिशील रूप दिया है। उन्होंने इसकी व्याख्या प्राचीन भारतीय परंपरा के आधार पर की है। श्री अरविंद का कहना है कि शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है। यह ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है। शिक्षा के उद्देश्य, एम ऑफ एजुकेशन। अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? श्री अरविंद ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। बालक के शारीरिक शुद्धि करना और उसके शरीर का पूर्ण और तथा उत्तम विकास करना। बालक के चिंतन संबंधी क्रियाशीलता को समुत्त करके उसके अंतःकरण का विकास करना। बालक की स्नायु शुद्धि, चिंता शुद्धि और मानव शुद्धि करके उसकी इंद्रियों को उचित प्रयोग का विकास करना। बालक के अभिरुचियों के अनुसार उसकी स्मृति, कल्पना, चिंतन और निर्णय शक्ति का विकास करके उसका मानसिक विकास करना। बालक के प्राकृतिक आदतों और भावनाओं को शुद्ध और सुंदर बनाकर उसके हृदय का परिवर्तन करना और उसकी नैतिकता का विकास करना। बालक की व्यक्तित्व और प्रच्छन्न शक्ति को पूर्णता की ओर अग्रसर कर उसका आध्यात्मिक विकास करना। बालक को तथा तथ्य संग्रह करके और निष्कर्ष निकालने का प्रशिक्षण देकर उसकी तर्क शक्ति का विकास करना। पाठ्यक्रम, करिकुलम, उसके अनुसार करिकुलम कैसा होना चाहिए स्कूल में? श्री अरविंद ने बालक के नैतिक, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करने के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम के जो विषय निर्धारित किए हुए इस प्रकार है। प्राथमिक शिक्षा की कैसी होनी चाहिए? मातृभाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित और चित्रकला, इस पर आधारित प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों को। दूसरा बिंदु कहता है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा। मातृभाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, सामाजिक अध्ययन, भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और चित्रकला, इस विषय के वस्तु के अनुसार ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा का आधारशिला होनी चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा की करिकुलम कैसी होनी चाहिए? पाठ्यक्रम, भारतीय व पाश्चात्य दर्शन, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, सभ्यता का इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, गणित और भूगोल शास्त्र, रासायनिक शास्त्र, विज्ञान का इतिहास, फ्रेंच साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जीवन का विज्ञान और विश्व एकीकरण, ये सब मिलकर जो विषय वस्तु का विश्वविद्यालय में शामिल करना चाहिए। शिक्षण विधि, इनके अरविंद के अनुसार शिक्षण की क्या विधि अपनानी चाहिए स्कूलों में यानी कि लर्नर को शिक्षा देने के दौरान? श्री अरविंद शिक्षण की क्रमिक विधि यानी सक्सेसिव मेथड ऑफ टीचिंग के पक्ष में है। इस विधि में जैसे कि आजकल के बच्चों को एक समय में अनेक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती है, इसके विपरीत उससे केवल एक या दो विषय की शिक्षा दी जाती है। जब वह इस विषय की पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो इसी प्रकार उसे अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती है। श्री अरविंद ने अपने क्रमबद्ध शिक्षण विधि को निम्नलिखित शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित किया है। करके सीखना, 1 नंबर, किस प्रकार क्रमित होने चाहिए? करके सीखना, बालकों का सहयोग देना। 3 नंबर, बालक का स्वतंत्रता, प्रेम व सहानुभूति का प्रदर्शन, बालक की रुचियों का अध्ययन, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, बालक के निजी प्रयास व निजी अनुभव को प्रोत्साहन, विषय को प्रकृति के अनुसार बालक की शक्तियों का प्रयोग। शिक्षक के स्थान, इनके अरविंदों के अनुसार शिक्षण का क्या स्थान था? श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा से अध्यापक को निर्देशक, पथ प्रदर्शक और सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए। वो मूल रूप से बालकों की अभिरुचियों का अध्ययन करके और उन अभिरुचियों के अनुसार बालकों के लिए शिक्षा की सामग्री का संकलन तथा प्रस्तुतिकरण करे। उसे स्वयं बालकों को ज्ञान देने की प्रयास नहीं करना चाहिए और ना ही उस पर बाह्य ज्ञान को लादना ही चाहिए। उसे तो यह प्रयत्न करना चाहिए कि बालक अपनी अभिरुचियों के अनुसार ज्ञान अर्जन करते हुए स्वयं स्व शिक्षा
के पथ पर अग्रसर हो। इस प्रकार श्री अरविंद ने अध्यापक को गौण स्थान दिया है। श्री अरविंद का कथन है कि अध्यापक निर्देशक या स्वामी नहीं है, वह सहायक और पथ प्रदर्शक है। इसका कार्य सुझाव देना है, ना कि ज्ञान को लादना है। वह वास्तव में छात्र के मस्तिष्क को प्रशिक्षित नहीं करता है, वह छात्र को केवल यह बताता है कि अपने ज्ञान को साधनाओं को किसी प्रकार इसमें समृद्ध बनाएं। वह छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता और प्रेरणा देता है। वह छात्रों को ज्ञान नहीं देता है, वह उसे बताता है कि वह अपने आप किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके। वह बालक के अंतर्निहित ज्ञान को बाहर नहीं निकालता, वह उसे केवल यह बताता है कि ज्ञान कहाँ से और उसको बाहर आने के लिए किस प्रकार की अभ्यास किया जा सकता है। बालक का स्थान। अब अरविंद के अनुसार बालक का क्या स्थान है। श्री अरविंद ने बालक को शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया है। उनके विचार अनुसार बालक के विकास उसकी प्रकृति, अभिरुचि, स्वभाव और तथा धर्म के अनुकूल ही किया जाना चाहिए। वह शिक्षा बालक के लिए निरर्थक है जो पूर्ण निर्धारित गुणों, आदर्शों और भावनाओं और विशेषताओं के अनुसार आयोजित की जाती है। कारण यह है कि प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत क्षमताएं और विलक्षण होती हैं। यदि उसकी अवहेलना करके एक पूर्व सूची के अनुसार बालकों में किन्हीं गुणों या आदर्शों को उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है तो यह कार्य बालकों के लिए अन्यायपूर्ण और अहितकरण होता है। शिक्षक दर्शन का मूल्य। शिक्षा दर्शन का क्या मूल्य होना चाहिए। एस्टिमेटेड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। श्री अरविंद ने अपने शिक्षा दर्शन में मानव के आध्यात्मिक उन्नति पर अधिक बल दिया है, क्योंकि उसके विचार में आज के भौतिकवादी युग में इस उन्नति की अत्यधिक आवश्यकता है। आज के मानव के दृष्टिकोण स्वरूप में भौतिकवादी है, उसका ध्यान सदैव अपने भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में लगा रहता है। फलत वह अपने मन की शक्ति और अपने अंतर की वास्तविक आनंद को खो चुका है। आज जो शिक्षा प्रणाली हमारे देश में प्रचलित है वह व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेज मात्र ध्यान न देकर उसके भौतिकवादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहन दे रही है। परिणाम तो व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास रुक गई है और उसके अंदर की व्यक्ति ज्योति बुझ गई है। प्रचलित शिक्षा में उपयुक्त दोषों को देखकर श्री अरविंद के हृदय क्षोभ में भर गया है। उन्होंने क्रांतिकारी मस्तिष्क में इस शिक्षा के विरुद्ध प्रतिक्रियाएं हुई। फलतः उन्होंने नए शिक्षा सिद्धांत पर आधारित शिक्षा का एक नया रूप अपने देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि विदेशी शिक्षा पद्धति के अनुसार करना भारतीय संस्कृति और परंपरा के लिए हितकर नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल शिक्षा को प्राप्त करके भारतवासियों का कल्याण हो सकता है जो भारत और आत्मा को उसके वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं के अनुकूल हो। अतः में हम कलांगी चरणपति के शब्दों में कह सकते हैं कि श्री अरविंद ये सारांश है। श्री अरविंद का शिक्षा दर्शन मूलतः आध्यात्मिक योग दर्शन पर आधारित है। श्री अरविंद ने अपने दिव्य दृष्टि की शक्ति से मानव जीवन के उन गंभीर तत्वों का उद्घाटन किया है वे ही उनके शिक्षा दर्शन का आधारशिला है। इसमें हमें समग्र मानव जीवन व समग्र संसार की सर्वांगीण रूप का आभास मिल जाता है। श्री अरविंद ने जीवन और संसार के किस पहलुओं को त्यागा नहीं है। तो इस प्रकार आपको पॉइंट वाइज अरविंद के जो एजुकेशनल विचारधारा है उसको लिखना है। कम से कम जो डार्क स्केल से दिया हुआ मेन बिंदु उसको तो आपको नोट डाउन करना ही है। उसके आधारित आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। जैसे पहले आपको जीवन परिचय देना है, फिर आपको जीवन दर्शन, शिक्षा दर्शन, फिर आपको शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत, इसको तो आपको आवश्यक ही नोट डाउन करना है इन बिंदुओं को। जितना अधिक हो सके आप अपने बना के लिखिएगा। शिक्षा का अर्थ उनके अनुसार क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, अलग अलग स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालय में, फिर विश्वविद्यालय में शिक्षण विधि कैसा होनी चाहिए, शिक्षक का स्थान, बालक का स्थान, शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कैसी होनी चाहिए। इसी तरह से आप इनको लिखिएगा। तो धन्यवाद।